आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस काव्य पंक्ति का रचनाकार पूछा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपने हम पंछी उन्मुक्त गगन की रचना से अवतरित यह पंक्तियां सेलेक्ट किया होगा। शिव मंगल सिंह सुमन को तो विकल्प ए के साथ बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, दिव्या, अनिल, डॉक्टर दीदी किस निबंध के प्रमुख पात्र हैं? दूसरे प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चयनित किया? दिए गए विकल्पों में सेलेक्ट कर लिया है रक्त और हमारा शरीर निबंध से। तो सही जवाब है यतीश अग्रवाल द्वारा लिखा गया, यतीश अग्रवाल द्वारा लिखा गया यह निबंध है। बी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 ईस्वी की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इसका आपको जवाब बताना है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर सेलेक्ट किया किसको? 1928 ईस्वी की प्रकाशित विशाल भारत पत्रिका की यह कहानी है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 4, सत्यभामानुरूषणम किसकी काव्य रचना है? तो आप जानते हैं कि नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ, गीत गोविंद, मलार राग जैसी रचनाओं की रचनाकार मीराबाई सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही जवाब। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, बालराम कथा पुस्तक के अनुसार असंगत विकल्प को छांटना है। तो राम सुग्रीव दोनों ज्येष्ठ भाई हैं, यह विकल्प क्या है? राम तो अपने में भाइयों में ज्येष्ठ थे, लेकिन सुग्रीव कनिष्ठ थे ना, अनुज थे। तो विकल्प सी इसका सही नहीं है। बाकी एक की पत्नी को रावण उठा ले गया, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली, ये तो है। एक अयोध्या से निर्वासित, दूसरा किष्किंधा से, दोनों के पिता नहीं हैं। तो ये विकल्प तो जुड़े सही हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। उपयुक्त कविता का रचयिता पूछा जा रहा है। छठवें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? केदारनाथ अग्रवाल को। तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 7 है कि साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठा। यह गीत किस रचनाकार की हैं? दिए गए विकल्पों में ताहिर लुधियानवी ए विकल्प को चुना आपने राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? आठवें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने। सही जवाब हो जाएगा 14 नवंबर, 14 नवंबर 1889। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है कि सांस सांस में बांस निबंध पाठ में किस राज्य की बात नहीं की? नौवें प्रश्न का सही उत्तर
उत्तर प्रदेश को आपने चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नेहरू द्वारा लिखी गई भारत की खोज में तीसरा अध्याय कौन सा है? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब आपने किसको चुना? विकल्प बी सिंधु घाटी सभ्यता को राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न है कि विश्व इतिहास की झलकियां किसकी रचना है? 11वें प्रश्न का सही जवाब नेहरू विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत के नेपोलियन के रूप में प्रसिद्ध है गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है, यह कथन किससे संबंधित? तो एडम स्मिथ को अगर सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब द वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने इसे लिखा था, विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 14 है कि किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? अष्टछाप के कवियों में किस कवि की गणना नहीं की जाती है? तो अष्टछाप के 8 कवि थे, जिसमें 4 विट्ठलनाथ के और 4 वल्लभाचार्य के थे। कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये लोग तो अष्टछाप के कवियों में आएंगे, नरोत्तम दास नहीं आएंगे। कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास, ये 8 थे अष्टछाप के कवि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत सार में किस अलंकार की प्रमुखता रही है? भ्रमर गीत सार में कौन सा अलंकार ज्यादा देखने को मिलता है? दिए गए विकल्प में आपने सेलेक्ट किया सादृश्य मूलक अलंकार सी विकल्प को, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 16, 16वां प्रश्न है कि व्यास जी ने महाभारत की कथा सर्वप्रथम किसे कंठस्थ कराई? 16वें प्रश्न का सही उत्तर किसको चुना आपने? विकल्प बी सुखदेव को, राइट आंसर के साथ है। व्यास जी ने महाभारत की कथा सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई और बाद में अपने शिष्यों को। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। व्यास जी महर्षि पराशर के पुत्र थे। वैशंपायन जो थे, ये शिष्य थे व्यास जी के, जबकि महर्षि पराशर जो थे, इनके पुत्र थे। आगे, वारणावत जाने पर कुंती के साथ पांडव कौन सी नगरी में भिक्षा मांगकर दिन गुजारे थे? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब 17वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है एक चक्रा, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 18 है कि अज्ञातवास के समय सहदेव किस नाम से राजा विराट के यहाँ रहकर गाय बैलों की देखभाल कर? 18वें प्रश्न का सही उत्तर, 18वें प्रश्न का राइट आंसर आपने इसको चुना, तंतिपाल को। राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं, तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था? यह कथन किसका है? संख्या 19 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुना, युधिष्ठिर, राइट आंसर के साथ है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा था। प्रश्न संख्या 20, 20वां प्रश्न है महर्षि महर्षि दुर्वासा अपने कितने शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे थे? 20वें प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया किसको? विकल्प डी 10,000 को, राइट आंसर के साथ है।
10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजभवन में महर्षि दुर्वासा पधारे थे। प्रश्न संख्या 21 है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? और दिए गए विकल्पों में आपने शब्द को चुना तो डी विकल्प सही जवाब। निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसे? विकल्प ए को राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? इसमें प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित किया किसको? कवित्री विकल्प सी को सही जवाब के साथ है। आगे निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए संन्यास में यहाँ पर संन्यास होगा और पूजनीय नहीं बल्कि पूजनीय होता है। इसके बाद अस्थायित्व में ई ह्रस्व होगा। सामुद्रिक शब्द इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। विकल्प डी सही जवाब। आगे दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर उज्ज्वल में दो जय रहते हैं, याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। और द्वंद्व में यहाँ पर वह छूटा है। वाल्मीकि में दीर्घ ई होगी, यानी इसमें शुद्ध है विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है कि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। अन्वेषण, अन्वेषण शब्द अनुधन ऐषण से बना है, इसमें यण संधि है। विकल्प बी सही जवाब। शयन में संधि पूछा जा रहा है। शयन में संधि, शयन में संधि क्या बनेगी? तो से धन अन, से धन अन बनेगा। शयन अयादि संधि का उदाहरण है। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो उसका क्या बनता है? अय आय औ आओ हो जाता है। इस हिसाब से अयादि संधि विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 28 है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? 28वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, संधि को, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 29 है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर चयनित करिए और यथा धन अवसर, यथा अवसर सेलेक्ट किया आपने। दीर्घ संधि का उदाहरण है या दीर्घ संधि का उदाहरण है। यथा अवसर का यथा धन अवसर विकल्प बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 30। 30वां प्रश्न है कि संवाद का संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब चयनित करिए। 30वें प्रश्न का राइट आंसर आपने समधनवाद विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। मनुस्वार है, सूत्र से म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है साथियों। व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। प्रश्न संख्या 31 है पेट्रोल शब्द है। पेट्रोल शब्द विदेशी शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है। उर्दू आगत शब्द है। उर्दू शब्द इसका है, तुर्की भाषा से आया हुआ शब्द है। विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब। अगर आपने कवि को चुना तो कवि शब्द क्या है? यह तत्सम शब्द है। कवि तत्सम शब्द है। बाकी राय जो है यह राजा का तत्सम है, राजा का तद्भव है। वहीं दाहिना का दक्षिण यह तत्सम बनेगा और खेत का क्षेत्र तत्सम होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 34वें प्रश्न का राइट आंसर, कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है? प्यास शब्द जो है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है पिपासा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। खाद्य और खादी। 35वें प्रश्न का सही जवाब कवच और कटीला, विकल्प बी को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब अर्क को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। आगे 37वां प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 37वें प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको चुना? चातक का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? वन प्रिय अगर सेलेक्ट किया है, बिल्कुल सही जवाब। यह कोयल की पर्यायवाची, कोयल का पर्यायवाची। कोकिला, सारिका, काक, पाली, बसंत दूत भी इसे कहा जाता है। वहीं सारन, स्वातिभक्त, पपिया ये सब चातक के पर्याय हैं। चरण शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है। चरण में अन प्रत्यय, विकल्प डी को चुना सही जवाब के साथ। श्रवणी शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब अनीय प्रत्यय, विकल्प बी को चुन लिया तो सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब भ्राता को चुना आपने, विकल्प बी राइट आंसर। भ्राता शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 41 में सेलेक्ट करिए किसमें भाववाच्य है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। और मुझसे इतना कष्ट सहा नहीं जाता, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प। इसमें पूर्ण, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। परिवार समूहवाचक संज्ञा है साथियों, परिवार समूहवाचक संज्ञा। खेल में द्रव्यवाचक संज्ञा होगी और रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगली प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही अव्यय पद बंध का विकल्प हो। अपने सामान के साथ वह चला गया, तो इसमें सेलेक्ट किया है आपने के साथ को राइट आंसर। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब मेरा, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? दी गई विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया है इसको चुनना, सी विकल्प को राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 46 है कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? और जवाब में आपने 6 भेद चुना, तो विकल्प सी राइट आंसर। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 भेद हैं प्रयोग के अनुसार। कौन कौन से? याद करिए। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। प्रश्न संख्या 47, आपादान कारक में के साथ विभक्ति होती है, तो आपादान से अलग होने के संदर्भ में अगर आपने सेलेक्ट किया है पंचमी विभक्ति को, तो डी विकल्प राइट आंसर है। देखिए, करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन करण कारक में जो से होता है उसका मतलब सहायता या के द्वारा के संदर्भ में अर्थ में लिया जाता है, जबकि इसका जो अपादान का से होता है यह अलगाव को दर्शाता है। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो संख्या 48 में सही जवाब आपने सेलेक्ट किया किसको? षष्ठी विभक्ति विकल्प ए को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब चयन। तो वायु, रेणु, रज्जु स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि सेतु स्त्रीलिंग नहीं है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? और दिए गए विकल्पों में आपने बुढ़ापा विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, इसका आपको जवाब बताना। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया चिड़िया उड़ गई, ई विकल्प को राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 52, लड़की पढ़ती है यह वाक्य बहुवचन में होगा। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब लड़कियां पढ़ती हैं, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दोपहर में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब द्विगु समास विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ है। आगे अनुगमन में समास है। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब अव्ययी भाव समास विकल्प बी को चुना, तो सही जवाब के साथ है। आगे दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य सही वाक्य भेद का विकल्प हो, उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। यह कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य तथा दोनों प्रधान होते हैं और संयोजक अव्यय से वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर। आगे निम्नांकित में मुहावरा पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब भाड़े का टट्टू विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक पंथ दो काज, चिराग तले अंधेरा और सावन हरे न भादो सूखे, ये सब क्या है? लोकोक्तियां हैं। ये सब लोकोक्तियां हैं। अगला प्रश्न, उगते पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट किया जाति से बहिष्कृत करना, विकल्प एक हो, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। अंक संख्या 58 का
सही उत्तर आपने चयनित कर लिया इसको, विरोधाभास अलंकार को, तो राइट आंसर है। जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहां विरोधाभास होता है। अगला प्रश्न है कि सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो, पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है। आपने तुरंत ट्रिक किया होगा, जन जानो मन मानो शब्द आ जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा होता है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद कराना संचार है, प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर, आपने किसको चुना, अंतः व्यक्तिक संचार, विकल्प बी को तो सही जवाब है। आगे, किसी माध्यम के आ जाने से अखबार को अपने कार्य को और रोचक बनाने के बारे में फिर से सोचना पड़ा, प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया, विकल्प सी इंटरनेट को, राइट आंसर है। आगे, पत्रकारिता में समाचार विवरण को क्या कहा जाता है, प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब, विकल्प डी को चुना, स्टोरी, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है, प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुना, श्रीधर पाठक, राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की, प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया, विकल्प ए जगन्नाथ दास रत्नाकर को, राइट आंसर। आगे, हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। जयद्रथ वध की रचनाकार कौन है, प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब आपने रंग में भंग, किसान, विकट भय, गुरुकुल साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया जैसी रचनाओं के रचनाकार गुप्त जी को चुना, बिल्कुल सही जवाब मैथिली शब्द। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस राज्य में प्राप्त हुए हैं, प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब आपने पश्चिमी पंजाब, विकल्प ए को चुना, तो सही जवाब के साथ है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब आपने ईसा पूर्व 544, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। प्रश्न संख्या 69, युद्ध में भले ही कई हजार आदमियों पर विजय पा लें, पर अपने पर विजय पाता है तो वह सच्चा विजेता वही होता है, यह कथन किसका है, प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब आपने महात्मा बुद्ध, विकल्प ए को चुना, तो राइट। आगे, भारत में पोलियो स्तंभ कहाँ स्थित है, प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब बी विकल्प मध्य प्रदेश को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 है कि इस राजा के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग भारत आया था, प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब वेन सॉन्ग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी किसने लिखी, प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब अश्वघोष को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया, उपयुक्त कथन किसका है, इस प्रश्न का जवाब आपने रविन्द्रनाथ को चुना, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, विकल्प
सी को चुना तो राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है भारत एक खोज, उसमें रविन्द्रनाथ द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने कब पराजित किया था? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है 1799 ईस्वी, विकल्प सी को तो राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 75 से 77 तक के प्रश्नों को देखते हैं। लेकिन गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मनुष्य ही प्रकृति के विनाश का कारण बनता जा रहा है। प्रकृति ने मनुष्य का नहीं अपने सभी प्राणियों को सुख और संतोष पूर्वक जीवन बिताने के सभी साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए। अन्य जीव आज भी प्रकृति से आज भर के लिए साधन पाना चाहते हैं, जबकि मनुष्य आज ही जाने कब तक के लिए साधन आज पाना चाहता है। उसे भले ही सोने के लिए 2 गज जमीन जरूरी हो, मगर वह फलांगों के में फैले बंगले का निर्माण कराता है। भले ही इसके लिए कितने ही पेड़ क्यों न काटने पड़े, भले ही इससे प्रकृति के अनंत जीव बेसहारा क्यों न होते हों, भले ही प्रकृति दूषित होती हो, मगर वह यहाँ से वहाँ अन्य प्राणियों की भांति पाँव-पाँव नहीं, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों में ही जाएगा। उसे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आने वाली पीढ़ियां कहाँ रहेंगी, प्रकृति से कुछ पा सकेंगी या नहीं। वह तो आज ही अपनी विलासिता के लिए, अपनी सनक के लिए, अपनी फिजूल खर्ची की आदत के वशीभूत हो प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन कर लेना चाहता। प्रश्न है अब इस पर आधारित कि इससे अंतर नहीं पड़ता। इसमें रेखांकित शब्द जो अंतर है, उसके स्थान पर किसका प्रयोग आप कर सकते हैं? प्रश्न संख्या 75 में सही जवाब आपने फर्क विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। इसी तरह से विनाश शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। विनाश का विलोम सृजन होगा, विकल्प सी राइट आंसर। विनाशकारी का होता है निर्माणकारी, निर्माणकारी। और आवाहन का होता है, आवाहन का विसर्जन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पेड़ों की अत्यधिक कटाई से प्रभाव क्या पड़ेगा? पेड़ों की अत्यधिक कटाई का वन्य जीवों, पक्षियों और मनुष्य सभी पर प्रभाव पड़ेगा, डी विकल्प इसका राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 78 से 80 तक के प्रश्न पद्यांश पर आधारित हैं। आज जब पहली बार एक तरह से पहली बार आया है तुम्हारा खत, जम्मू की किसी कॉलोनी से तो लग रहा है क्यों आया है तुम्हारा खत, बुरी तरह भीगा हुआ अटा हुआ कुछ कुछ, आखिर क्यों लिखा है तुमने कि पता नहीं कभी फिर हो भी सकेगा कि नहीं, तुम्हारा वही पता वही ठिकाना जिस पर खत लिखने की आदत है मुझे। बड़ा मुश्किल है न बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल देना, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी बेकार हो रही हूँ। तो प्रश्न संख्या 78 में पूछा जा रहा है कि कविता में किस आदत की बात की गई? तो पते विशेष पर पत्र लिखने की बात हो रही है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। और आदतों को बदल देना क्यों कठिन है? आदतें जो हैं वो व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर। और कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब जम्मू की किसी कॉलोनी में, विकल्प बी को चुन लिया जाएगा। साथियों आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।